नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, जैसा आप देख रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरनचंद टंडन, डॉक्टर मनीष शर्मा। तो यह जो पुस्तक है, यह है TGT, PGT और नेट JRF जो हिंदी विषय से जो विद्यार्थी अपना तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ पुस्तक है। तो इस पुस्तक से हम शुरुआत से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं अंत तक, उन सब पर बारी बारी चर्चा करेंगे। और आज हम इसका पहला भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। और यह जो पहला भाग है उसमें हम आज जो चर्चा करेंगे उसमें हम आदिकालीन साहित्य पर चर्चा करेंगे। और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो लगभग आज मैं इसमें से 50 प्रश्नों को लिया हूँ, उस पर चर्चा करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जाएंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका पहला प्रश्न है, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? श्रावकाचार किस कवि की रचना है, आपको बताना है। तो साथियों, सरहपा, सवरपा, देवसेन या शालिभद्रसूरी? तो आपको बताना है पहले का जवाब क्या होगा। तो साथियों, ये श्रावकाचार जो रचना है वो देवसेन की है। किसकी है? देवसेन की। आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? आशुक कवि, शालिभद्रसूरी, स्वयंभू या सरहपा? तो साथियों, दोहा कोश के जो रचयिता हैं वो इसमें हैं सरहपा। याद रखना है आपको, कौन है? सरहपा आपके दोहा कोश के रचयिता है। अगला है आपका, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? बताइएगा। जिनधर्मसूरी, सुमतिगण, धनपाल या शालिभद्रसूरी? भरतेश्वर बाहुबली रास, तो आपको बताना है ये किसकी रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो साथियों, ये रचना है आपके शालिभद्रसूरी। किसकी है? शालिभद्रसूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला है, परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं की रचयिता कौन है? परमात्म प्रकाश व योगसार। तो साथियों, इसकी रचना बताने हैं राम सिंह, जोइंदू, रोडा, पुष्पतंत्र में से कौन से हैं? तो आपको बताना है इसमें से कौन से होंगे। तो जोइंदू जो हैं वो परमात्म प्रकाश और योगसार के रचनाकार हैं, जोइंदू। अगला आपका प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं, आपको बताना है। ज्योतिश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोमप्रभ सूरी और देवसेन। जो इसमें से आपके हो जाएगा, जो आपका ज्योतिश्वर ठाकुर हैं वो आपके वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। याद रखेंगे साथियों। आप चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो साथियों, बताना है श्याम सुंदर दास, गियरसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो साथियों, आपके भाषा सर्वेक्षण की बात करेंगे तो ये रचना है गियरसन की। किसकी रचना है? गियरसन की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्त्वादाला लिटरेचर एंडियो हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? तो ये साथियों आपका अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या जर्मन? तो साथियों, ये गारसा दत्तासी जो रचनाकार हुए हैं उनकी ये रचना है। और यह जो लिखी गई है वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। चलिए अगला है, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन हैं? के रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो साथियों, द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता इसमें जो हैं वो हैं जॉर्ज गियरसन। कौन है? जॉर्ज गियरसन। अगला आपका प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन है? हिंदी भाषा में देखिए, जो आपका गारसा दत्तासी का जो रचना है वो है इस्त्वादाला लिटरेचर एंडियो हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा की है, प्रथम तो है लेकिन ये फ्रेंच भाषा में प्रथम लिखी गई हिंदी भाषा की जो इतिहास की पुस्तक है। लेकिन हिंदी भाषा के इतिहास की
हिंदी भाषा में लिखी गई जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो आपको बताना है। इसमें से रचनाकार दिए हैं, पुस्तक जो दिए हैं वो है शिव सिंह सरोज, मिश्रबंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना जो है जो आपकी पहली है। तो शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है आपकी, वो आपकी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। अगला चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन सभी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसे हुए हैं जिनकी उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। तो साथियों इसमें आपको रखना है चौथा ऑप्शन, चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं, इन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला आपका प्रश्न है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर रसाल। तो साथियों आपको बता देना है इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो इनमें से आपके जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं वो आपके सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो आपको लक्ष्मीधर बताने हैं इसमें से, या राम सिंह, दामोदर शर्मा या जो इंदु, कौन होंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता? इसमें से आपको बता देना है कौन होंगे। तो साथियों इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता होंगे। अगला है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन हैं आपको बताना है। हेमचंद, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी या धनपाल? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन हैं? हेमचंद, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी या धनपाल? तो आपको इन ऑप्शंस में से बता देना है कौन सा होगा। तो इसमें से हेमचंद जी हैं वो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं, हेमचंद। अगला आपका प्रश्न है, मिश्रबंधुओं द्वारा विरचित मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है आपको बता देना है। तो साथियों आपको ज्ञात होना चाहिए, ये आपका तीसरा ऑप्शन 4 भागों में विभक्त है मिश्रबंधु विनोद। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? तो गियरसन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो साथियों याद रखना है आपको, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा वीर गाथा काल को संधि काल या एवं चारण काल कहा गया। आशुक कवि की रचना इनमें से निम्न में से कौन सी है? नेमिनाथ रास, चंद्रवाला रास, स्थूलिभद्र रास या चर्यापद रास? तो आशुक कवि जो हैं उनकी रचना जो आपकी है वो कौन सी हो जाएगी बताइएगा। तो साथियों इनमें से हो जाएगी चंद्रवाला रास। कौन सी? चंद्रवाला रास। अगला आपका प्रश्न है, पौमचरियू के रचयिता हैं पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुर्रहमान या स्वयंभू? तो साथियों इन्हीं ऑप्शंस में से आपको बता देना है कि पौमचरियू किसकी रचना है। तो आपका 4th ऑप्शन सही है, स्वयंभू की रचना है पौमचरियू। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, पुष्पदंत, स्वयंभू या आपका डोम्बिपा? आपको इन सभी ऑप्शंस में बताने हैं शब्दानुशासन किसकी रचना है। तो शब्दानुशासन आपको याद रखना है हेमचंद की रचना है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? लक्ष्मीधर रोड़ा, राम सिंह या हेमचंद? लक्ष्मीधर रोड़ा, राम सिंह या हेमचंद? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो साथियों पाहुड़ दोहा जो रचना है वो आपको याद रखना है राम सिंह की है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? लक्ष्मीधर, शबरपा, ज्योतिश्वर ठाकुर या जोइंदू? तो आपको याद रखना है प्राकृत और पेंगलम जो रचना है वो आपकी किसकी है? तो लक्ष्मीधर की है। किसकी है? लक्ष्मीधर की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साथियों,
अन्य कुमार चरियु के रचनाकार कौन हैं? अन्य कुमार चरियु के रचनाकार कौन हैं साथियों? तो स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, सुमति गणि हैं या रोडा हैं? तो आपको याद रखना है साथियों, ये आपके हैं पुष्पदंत। कौन होंगे अन्य कुमार चरियु के? पुष्पदंत रचनाकार हैं अन्य कुमार चरियु के। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो साथियों याद रखना है आपको, इनमें से कौन सा हो जाएगा? जय मयंक जस चंद्रिका, तो मधुकर कवि, जय मयंक जस चंद्रिका की के रचनाकार हैं मधुकर कवि, याद रखना है। अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचनाकार हैं, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन हैं? जिनधर्म सूरी, सोमप्रभ सूरी, शालिभद्र सूरी या जिनदत्त सूरी? आपको बताना है इन सब में कौन होंगे उपदेश रसायन। तो उपदेश रसायन के जो रचनाकार हैं वो आपके हो जाएंगे जिनदत्त सूरी। कौन हो जाएंगे? जिनदत्त सूरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। तो साथियों अगला प्रश्न है, कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। कुमार पाल प्रतिबोध, तो कुमार पाल प्रतिबोध में इनमें से बताएंगे आप हेमचंद, धनपाल, सोमप्रभ सूरी या लक्ष्मीधर? तो आपको बता देना है इसमें, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमप्रभ सूरी कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आपको बता देना है। तो साथियों आदिकाल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा? आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा? तो साथियों याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? आपको बता देना है साथियों। तो इसमें से आपका हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी ने। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो साथियों बीजप्पन काल जो कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजप्पन काल कहा है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो साथियों सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है पश्चिमी हिंदी का विकास। चलिएगा आपको अब अगला देखते हैं प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बताना है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी? तो आपको बता देना है इन सभी ऑप्शंस में से बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो साथियों बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? पूर्वी हिंदी से। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? अर्धमागधी, मागधी, पैसाची या प्राचल? तो साथियों आपका इसमें हो जाएगा अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश की से उद्भव है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली या कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? खड़ी बोली या कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पश्चिमी हिंदी? खड़ी बोली या कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? आपको बताना है। तो साथियों आपकी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, कोरवी हिंदी पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? तो आपका साथियों किससे हुआ है अवधी बोली का विकास? तो याद रखना है इसमें से आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? पश्चिमी से। ठीक है साथियों, और इसमें डाउट है थोड़ा, तो पूर्वी हिंदी भी हो सकता है, चलिए क्लियर कर देंगे। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है खड़ी बोली का? तो आपको बता देना है साथियों, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? सौरसेनी के उत्तरी रूप से। सौरसेनी का जो उत्तरी रूप है उससे खड़ी बोली का विकास हुआ है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो साथियों हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं आपको याद रखना है। हिंदी की आपकी 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है आपको बतानी है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या, तो साथियों इसमें दिया है 15, 17, 20 या 18। तो साथियों ये 18 हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो साथियों याद रखना है, आपकी आती हैं 5 बोलियां। कितनी आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। अगला है, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? दरभंगा, आजमगढ़, पटना या पूर्णिया? आपको बताना है दरभंगा, आजमगढ़, पटना या पूर्णिया किस क्षेत्र में भोजपुरी आपकी बोली जाती है? आपको याद रखना है साथियों। तो इसमें आजमगढ़ में आपका बोली जाती है भोजपुरी। मैथिली का बोली क्षेत्र है, मैथिली का बोली क्षेत्र कौन सा है? आपको याद रखना है साथियों, इसमें गोरखपुर, लखनऊ, चंपारण और मुंगेर में से आपका मैथिली का मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंगेर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है साथियों, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद्र और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? बुंदेली, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली? तो आपको इनमें से बताना है कौन सा हो जाएगा आपका साथियों। तो भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद, दिनकर का संबंध किस बोली से है? तो इसमें साथियों भोजपुरी से। किससे हो जाएगा? भोजपुरी। अगला बोली क्षेत्र बताया है, ये आपके भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं सभी। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? तो साथियों पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी या राजस्थानी व पहाड़ी। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? तो आपको बता देना है साथियों, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को की उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? तो आपको बता देना है अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी। तो साथियों इसमें दिया है ऑप्शन 4, 7, 8, 10। तो साथियों अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी 8। अपभ्रंश में कौन कौन से व्यंजन नहीं थे आपको बताना है। देखिए इसमें दिया है ऑप्शन टा या ठा, अड़ा या अढ़ा, ज्ञा या त्रा, रा या सा। तो इसमें आपको बताना है अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे। तो अपभ्रंश में आपके अड़ा और अढ़ा जो थे वो नहीं थे, आपके उत्क्षिप्त या ताड़नजात जिनको बोलते हैं वो आपके नहीं थे। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार, दोहा कोश, चर्यापद या योगचर्या? हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम रचना आपको बतानी है। तो साथियों हिंदी की प्रथम रचना आपकी है श्रावकाचार। कौन सी है? श्रावकाचार। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है? तो साथियों इसमें दिए हैं राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसमें जो ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये आपके आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले, तो इसमें से आपको बता देना है कौन है। तो साथियों इसमें याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गियरसन या गारसादा तासी। तो गियरसन जो हैं वो काल विभाजन करके उनका नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं गियरसन। संदेश रासक खंडकाव्य की रचयिता कौन है? संदेश रासक किसकी रचना है? तो साथियों संदेश रासक धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो में आपके है अब्दुल रहमान की। अगला प्रश्न है, खुमार रासू के रचनाकार कौन है? खुमार रासू के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो साथियों खुमार रासू के रचनाकार आपका दूसरा ऑप्शन जो है इसमें नरपत नाला, दलपत विजय, सारंग या जगन में दूसरा है दलपत विजय आपके खुमार रासू के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासू काव्य आलह खंड नाम से प्रचलित है? कौन सा आपका जो रासो काव्य आला खंड से प्रचलित है? तो साथियों याद रखना है इनमें दिया है हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो या परमाल रासो। तो याद रखना है आपको जो परमाल रासो है वो आपका आला खंड नाम से प्रचलित है। अगला आपका प्रश्न है,
निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है? गेय रासो काव्य कौन सा है? खुमार रासो, परमार रासो, बीसलदेव रासो या हमीर रासो? निम्न में से मूलतः गेय रासो आपका कौन सा है? तो गेय रासो जो आपका है वो आपका साथियों है बीसलदेव रासो। कौन सा है? बीसलदेव रासो। तो साथियों ये आपका आज का आखिरी प्रश्न है। परमार रासो के रचयिता कौन हैं? तो साथियों परमार रासो के रचयिता आपके जगनेट हैं। कौन है? जगनेट। तो साथियों ये आपके मुख्य 50 प्रश्न हुए और आदिकाल के साहित्य से संबंधित जो भी प्रश्न हैं इसमें से एक और हम आपको भाग लेकर आएंगे। और यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों तक आपका टीजीटी और पीजीटी में ये जो प्रश्न हैं वो अधिकतर पूछे जाते ही रहे हैं और इस पुस्तक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। मान के चलिएगा अगर आप ये पुस्तक अगर तैयार कर लेते हैं तो 50% आपकी तैयारी टीजीटी पीजीटी के परीक्षा की हो गई। तो फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।